डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इस टॉपिक में हम एक पेशेंट रजिस्टर क्लास के मुतालिक बात करेंगे। हम उसके मुख्तलिफ मेथड्स देखेंगे और साथ ये देखेंगे कि उसको VDMSL के अंदर हम कैसे मॉडल कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक केस स्टडी है। किस नाम से? पेशेंट सर्जरी क्लिनिक के नाम से। इसकी मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ कि इसमें यह है कि हमारे पास मैक्सिमम 200 पेशेंट्स जो हैं हम उनको रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स को ऐड और रिमूव भी किया जा सकता है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि पेशेंट्स की जो लिस्ट है उसको रिटर्न करवा सकते हैं और टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स जो एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम हमारे पास रजिस्टर्ड हैं उनकी टोटल जो काउंट है उसको भी हम रिटर्न करवा सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या कोई एक स्पेसिफिक पेशेंट जो है वो हमारे पास रजिस्टर है या नहीं है। तो ये हमारे पास उसकी UML नोटेशन है। हमने एक क्लास बना ली पेशेंट रजिस्टर के नाम से। उसके अंदर हमने एक डेटा मेंबर बना लिया RAG के नाम से, जो कि हमारे पास जिसकी टाइप क्या है? पेशेंट। अब यहाँ पे ये चीज मैं आपको बता दूं कि हमने ये जो स्टेरिक लगाया है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये हमारे पास RAG का जो डेटा मेंबर है बेसिकली ये एक कलेक्शन है, मतलब इट इज ए सेट ऑफ रिकॉर्ड्स। इसमें एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स होंगे और ये इनकी टाइप क्या होगी? हर रिकॉर्ड की पेशेंट टाइप होगी, यानी पेशेंट्स का ये एक आप कह लें कि पेशेंट के रिकॉर्ड्स की कलेक्शन है। साथ में आपको ये भी बता दूं कि जब हम इसको VDMSL के अंदर मॉडल करेंगे तो इसको हम मॉडल करेंगे यूजिंग सेट्स। ठीक है जी। फिर हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं, जैसे हमारे पास एड पेशेंट का मेथड है। जब इसको हम कोई पेशेंट एज आर्गुमेंट पास करेंगे तो ये क्या करेगा? इस पेशेंट को रजिस्टर करवा देगा। रजिस्टर करवाने से क्या मुराद है कि ये हमारे पास जो REG की कलेक्शन है ये पेशेंट उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर हमारे पास रिमूव पेशेंट का मेथड है, ये उसका इनवर्स है ऐड पेशेंट का। जो भी हम पेशेंट एज आर्गुमेंट पास करेंगे ये उस कलेक्शन से उस पेशेंट को रिमूव करवा देगा। फिर हमारे पास गेट पेशेंट्स का मेथड है, ये क्या रिटर्न कर रहा है? पेशेंट्स की कलेक्शन। यानी ये हमारे पास वो मेथड है जिससे कि हम पूरी जो लिस्ट है हमारे पास पेशेंट्स की, वो तमाम की तमाम लिस्ट जो है वो हम रिटर्न करवा सकते हैं। फिर हमारे पास एक मेथड है इज रजिस्टर्ड का। इसको कोई भी हम पेशेंट सेंड करेंगे तो ये हमें बताएगा कि क्या ये पेशेंट हमारे पास करंटली रजिस्टर्ड है या नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमने इसकी डेटा टाइप जो है वो क्या बताई है? रिटर्न टाइप बुलियन बताई है। फिर फाइनली हमारे पास एक मेथड है नंबर रजिस्टर्ड का। इसकी रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर। ये हमें बताएगा कि इस वक्त हमारे पास कितने पेशेंट्स रजिस्टर्ड हैं। अब ये हमारे पास पेशेंट रजिस्टर क्लास की VDMSL मॉडलिंग है। अब अगर यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये जो RAG की कलेक्शन थी इसकी टाइप क्या है? ये पेशेंट की कलेक्शन है, यानी इसका हर मेंबर जो है वो क्या होगा? एक पेशेंट होगा। तो इसका मतलब है कि पहले हमें पेशेंट की टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने टाइप्स की क्लॉज यूज की है और पेशेंट इज इक्वल टू टोकन हमने ये मेंशन कर दिया है। जब भी किसी टाइप के आगे टोकन मेंशन कर दिया जाए इक्वल टू टोकन, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि हमें इस टाइप की जो इंटरनल डिटेल्स हैं वो हमारे लिए इररेलेवेंट है, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। अगर आप यहाँ पे भी देखें तो हम पेशेंट की इंटरनल डिटेल्स जो है उनको डील नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ जेनेरिकली एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, या दूसरे लफ्जों में पेशेंट क्लास को एक जनरल क्लास के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। हमें उसकी इंटरनल जो डिटेल्स हैं कि किसी भी पेशेंट के मुतालिक क्या क्या इंफॉर्मेशन स्टोर की जा रही है, हमें उससे कोई गरज नहीं है। फिर हमने क्या किया कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया लिमिट के नाम से, और उसकी टाइप क्या थी? ये एक नेचुरल नंबर था और उसको हमने वैल्यू क्या असाइन कर दी? 200। अगर आपको याद हो तो हमने इसकी जो हमारी ये जो केस स्टडी है इसकी रिक्वायरमेंट थी हमारे पास एक के मैक्सिमम 200 पेशेंट्स जो हैं वो रजिस्टर हो सकती हैं। तो इस रिक्वायरमेंट को मॉडल करने के लिए हमने क्या किया? हमने लिमिट के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया और उसको वैल्यू 200 असाइन कर दी। फिर ये जो हमारे पास पेशेंट रजिस्टर की क्लास थी इसको मॉडल करने के लिए हमने स्टेट क्लॉज यूज की और उसके आगे वो पेशेंट रजिस्टर लिख दिया, और उसके बाद जो इसके डेटा मेंबर्स थे वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब यहाँ पे आप देखें ये जो हमारे पास REG का वेरिएबल डेटा मेंबर था वो हमने मेंशन किया और उसकी टाइप क्या बता दी? पेशेंट डैश सेट। डैश सेट जो है ये हमारे पास टाइप कंस्ट्रक्टर है किसका? किसी भी सेट को बनाने के लिए। अब यहाँ पर आप नोट करें कि ये जो हमारे पास REG की कलेक्शन थी इसको हमने सेट के तौर पर क्यों आप कह लें कि मॉडल किया? उसकी वजह ये थी कि एक तो हमारे पास पेशेंट्स का जो ऑर्डर है वो इंपॉर्टेंट नहीं था, और दूसरा हर पेशेंट जो होता है वो एक यूनिक पेशेंट होता है। तो ऐसे सिनेरियो में हमारे पास जो सेट्स हैं वो एक आइडियल कंस्ट्रक्ट है कि इस तरह की सिचुएशन में डेटा को मॉडल करने के लिए। तो इस वजह से हमने क्या किया कि हमारे पास जो ये पेशेंट्स की कलेक्शन थी इसको सेट के थ्रू मॉडल किया है।
अब यहाँ पे हमने इनवेरिएंट डिफाइन किया है और इनिशियलाइजेशन करवाई है। इनवेरिएंट क्या होता है? इनवेरिएंट हमारे पास वो कंडीशंस होती हैं जिनका कि ट्रू रहना जरूरी होता है थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो उसके लिए फिर हमने कौन सा कीवर्ड यूज किया है? INV, VDMSL का ये कीवर्ड है। फिर उसके बाद हमने मेक का फंक्शन कॉल किया है और साथ हमने अपनी ये जो पेशेंट रजिस्टर वाली क्लास थी इसको एज ए टाइप मेंशन कर दिया। उसमें फिर हमने क्या किया कि नेक्स्ट हमने पैरामीटर्स की लिस्ट बता दी। ये पैरामीटर्स की लिस्ट कहाँ से आती है? ये हमारे पास होती है कि इस टाइप के अंदर जो डेटा मेंबर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास एक ही डेटा मेंबर है REG के नाम से, तो वो हमने यहाँ पे उसको मेंशन किया है। और एक्चुअली जो हमारी कंडीशन है फिर हम वो बताते हैं। यहाँ पे हमारा इन्वेरिएंट क्या है कि जो हमारे पास आर की ये जो कलेक्शन है इसकी जो कार्डिनैलिटी है दैट शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू लिमिट। और लिमिट का हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया था और उसकी वैल्यू हमने क्या बताई थी? 200। तो इसका मतलब है कि एट एनी इंस्टेंस ऑफ टाइम कार्डिनैलिटी ऑफ दिस कलेक्शन शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 200, यानी 200 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर हमने इनिशियलाइजेशन करवाई है, उसके लिए हमने इनिट का कीवर्ड यूज किया है और मेक का फंक्शन कॉल किया है। साथ हमने ये अपनी क्लास बताई है, उसका पैरामीटर्स बताएं या दूसरे लफ्जों में डेटा मेंबर्स बताएं, और यहाँ पे उसकी एक्चुअल इनिशियलाइजेशन हुई है। ये इनिशियलाइजेशन क्या बता रही है कि जब ये क्लास जो है ये इनिशियलाइज होगी तो इनिशियली हमारे पास आर जो है एम्प्टी होगा। और यहाँ पे आर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारे पास इस REG की जो कलेक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स कि जब ये क्लास जो है ये इनिशियलाइज होगी तो हमारे पास इनिशियली ये रजिस्ट्रेशन वाली जो लिस्ट है ये एम्प्टी होगी। तो ये बेसिकली VDMSL के अंदर इनवेरिएंट बताने का और इनिशियलाइजेशन करवाने का मेथड है। अब ये क्या है? ये हमने उन तमाम चीजों को जो अभी तक हमने पढ़ी है उनको इकट्ठा मेंशन कर लिया है। सबसे पहले हमने पेशेंट की टाइप डिफाइन किया, उसको इक्वल टू टोकन रखा है क्योंकि हमें इसकी इंटरनल डिटेल्स जो है उनके साथ हमारा कोई ज्यादा कंसर्न नहीं है। फिर हमने लिमिट के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन किया है, उसको वैल्यू की असाइन की 200। उसके बाद हमने अपनी जो ये पेशेंट रजिस्टर की हमारी क्लास थी इसको एज ए टाइप जो है वो यहाँ पे मॉडल किया यूजिंग स्टेट क्लॉज। फिर उसके बाद हमने इन्वेरिएंट डिफाइन किया और इनिशियलाइजेशन करवा ली। तो VDMSL के अंदर जब आप टाइप्स डिफाइन करते हैं या कोई आप कह लें कि आपने इनिशियलाइजेशंस करवानी होती हैं, कुछ इन्वेरिएंट्स आपने डिफाइन करने होते हैं, तो उनको आप VDMSL के अंदर कैसे मॉडल करते हैं? जैसे हमने यहाँ पे इन तमाम चीजों को मॉडल किया है। अब हम देखते हैं कि हमने जो मेथड्स पढ़े हैं उनकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है वो कौन सा मेथड है? ऐड पेशेंट का। मैंने आपको पहले बताया था कि इसको आप कोई भी पेशेंट के एज आर्गुमेंट पास करेंगे और ये उस पेशेंट को हमारे पास ये जो रजिस्ट्रेशन वाली कलेक्शन है उसके अंदर ऐड करवा देगा। तो ये हमारे पास उस मेथड का नाम आ गया, आगे पैरामीटर लिस्ट आ गई। पेशेंट इन जो है ये हमारे पास आप कह लें कि आर्गुमेंट का नाम है और इसकी टाइप क्या है? पेशेंट। मतलब आपकी एट ए टाइम आप एक पेशेंट जो है एज ए आर्गुमेंट सेंड करेंगे। फिर हमने एक्सटर्नल क्लॉज यूज की है। एक्सटर्नल क्लॉज आपको बताती है कि इस फंक्शन के अंदर कौन से डेटा मेंबर्स हैं जिनको कि आप यूज कर सकते हैं या जिनको रीड राइट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास REG की जो कलेक्शन है वो हमने मेंशन की है और उसकी एक्सेस जो है वो हमने क्या बताई है? रीड राइट। WR मीन्स रीड राइट। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो एड पेशेंट का फंक्शन है ये REG की कलेक्शन को रीड भी कर सकता है और उसको अपडेट भी कर सकता है। अपडेट हमने क्यों कहा है? क्योंकि हमने ये जो पेशेंट है ये उस कलेक्शन के अंदर ऐड करना है। तो डेफिनेटली जब कोई पेशेंट आप उस कलेक्शन के अंदर ऐड करेंगे तो वो अपडेट होगा। फिर हमने प्री कंडीशन बताई है यूजिंग प्री कीवर्ड। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे पास कीवर्ड होते हैं उनको आप लोअर केस में मेंशन करते हैं VDMSL के अंदर। तो ये प्री कंडीशन हमारे हमें क्या बता रही है कि जो पेशेंट इन जो हमने एक पेशेंट एज ए आर्गुमेंट पास किया है ये पहले से रजिस्ट्रेशन वाला जो हमारा सेट है उसके अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो ये रजिस्ट्रेशन वाला सेट है या दूसरे लफ्जों में रजिस्ट्रेशन वाली जो हमारे पास कलेक्शन है इसकी जो कार्डिनैलिटी है दैट शुड बी लेस देन 200। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हमने लेस देन बताया, लेस देन इक्वल टू नहीं बताया। लिमिट में क्या वैल्यू थी? 200 थी ना। तो लेस देन 200 का मतलब है कि मैक्सिमम जो हमारे पास वैल्यू स्टोर हो रही है किसी भी पेशेंट को ऐड करने से पहले वो 199 होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर 199 होगा और ये पेशेंट हम ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? 200 हो जाएगी, हमारी कंडीशन स्टिल मीट हो रही होगी। अगर यहाँ पे हम इक्वल टू भी कर देते तो इसका क्या मतलब था कि अगर पहले 200 है तो जो एक नया पेशेंट आ रहा है वो भी ऐड हो सकता है। अगर वो ऐड होता तो ये 201 हो जानी थी, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो
उसको वायोलेट कर रही है। तो इस वजह से यहाँ हमने इसको लेस देन इक्वल टू नहीं मेंशन किया, बल्कि सिर्फ लेस देन मेंशन किया है। और पोस्ट कंडीशन हमारे पास क्या है? पोस्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि जो हमारे पास प्रीवियस रजिस्ट्रेशन की कलेक्शन है उसके अंदर ये वाला पेशेंट जो है ये ऐड हो जाए। और उसके लिए हमने जो ऑपरेटर यूज किया है वो कौन सा यूज किया है? यूनियन का। ये जो अपर बार आर ई जी के ऊपर मेंशन की हुई है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आर ई जी की जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू है उसको कंसिडर करना है। मसलन आर ई जी के अंदर हमारे पास प्रीवियसली आप कह लें कि P1 पड़ा हुआ है, P2 पड़ा हुआ है और P3 पड़ा हुआ है। और हमने एक नया पेशेंट जो था वो हमने एज ए आर्गुमेंट पास किया P4 के नाम से। तो अब चूंकि यूनियन है तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? P1, P2, P3 और P4। मतलब कि हमारे पास ये जो हमने पेशेंट एज आर्गुमेंट पास किया ये भी रजिस्टर हो जाएगा, इस कलेक्शन के अंदर ऐड हो जाएगा। और पोस्ट कंडीशन क्या होती है? ये वो कंडीशन होती है जो कि जिसका ट्रू होना जरूरी है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस फंक्शन। मतलब कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन की जो वैल्यू है उसके अंदर इस पेशेंट का ऐड हो जाना जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है रिमूव पेशेंट। ये ऐड पेशेंट का आप कह लें कि इनवर्स है। उसी तरह हमने पेशेंट को एज ए आर्गुमेंट पास किया, रीड राइट की हमने एक्सेस दी यूजिंग एक्सटर्नल क्लॉज। और रीड राइट की एक्सेस हमने किस डेटा मेंबर के ऊपर दी? हमारी ये जो रजिस्ट्रेशन वाली कलेक्शन है जिसको हम मॉडल कर रहे हैं एज ए सेट। प्री कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जिस पेशेंट को आपने रिमूव करना है वो पहले से रजिस्ट्रेशन वाला हमारा जो सेट है उसके अंदर मौजूद होना चाहिए। दैट शुड बी मेंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन सेट। अगर मैं पिछली स्लाइड पे जाऊं तो यहाँ पे हमने कहा था कि जिस पेशेंट को हमने ऐड करना है वो रजिस्ट्रेशन में पहले मौजूद नहीं होना चाहिए। लॉजिक भी इसी चीज की बनती है कि पेशेंट वही ऐड होगा जो पहले से एग्जिस्ट ना कर रहा हो। और यहाँ पे हमारे पास उसके इनवर्स है, डिलीट वही पेशेंट होगा या रिमूव वही पेशेंट होगा जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो। तो इसलिए यहाँ पे हमने मेंबर वाला इस मेंबर ऑफ वाला ऑपरेटर यूज किया है। और पोस्ट कंडीशन में हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो ये रजिस्ट्रेशन की कलेक्शन है इसमें से जो पेशेंट हमने एज आर्गुमेंट सेंड किया है वो माइनस हो जाए या रिमूव हो जाए। और वो हम मॉडल कैसे कर रहे हैं? यूजिंग डिफरेंस ऑपरेटर। मसलन अगर इनिशियली हमारे पास आर ई जी के अंदर P1, P2 और P3 पड़े हुए हैं और यहाँ पे हमने क्या किया है कि P3 को एज ए आर्गुमेंट पास किया है कि इसको रिमूव कर दिया जाए, तो अपडेटेड हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन की वैल्यू होगी वो क्या होगी? P1, P2। ये जो P3 है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मेथड है? गेट पेशेंट्स का मेथड। इसके मुतालिक मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो करंट रजिस्टर्ड पेशेंट्स हैं उनको रिटर्न करता है, वो पूरी कलेक्शन हमारे पास रिटर्न हो जाएगी। और यहाँ पे हमने क्या किया कि उसकी रिटर्न वैल्यू के मुतालिक बताया है। आउटपुट क्या है? हमारे पास वेरिएबल है और उसकी टाइप क्या है? पेशेंट का सेट। एक्सटर्नल क्लास जो हमने बताई है वो वही हमारे पास आर ई जी का सेट है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने इसकी जो एक्सेस बताई है वो रीड की बताई है। मतलब कि अब ये जो हमारे पास गेट पेशेंट्स का मेथड है ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन वाली जो हमारे पास कलेक्शन है या रजिस्ट्रेशन वाला जो सेट है सिर्फ उसको रीड कर सकता है, उसको अपडेट नहीं कर सकता। प्री कंडीशन जो है वो हमने ट्रू बता दी। जब भी आप कोई प्री कंडीशन ट्रू बताएं तो इसका मतलब यही होता है कि इस मेथड की कोई प्री कंडीशन नहीं है। और पोस्ट कंडीशन में हमने क्या किया है कि आउटपुट इज इक्वल टू रजिस्ट्रेशन वाली कलेक्शन, वो उसको असाइन कर दिया, या दूसरे लफ्जों में हमारे पास ये जो रजिस्ट्रेशन वाली कलेक्शन है ये ही आउटपुट के तौर पर रिटर्न हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड कौन सा है? इज रजिस्टर्ड। ये मेथड क्या कर रहा है कि ये एक पेशेंट एज आर्गुमेंट ले रहा है इनपुट और साथ हमें ये बताएगा कि क्या वो पेशेंट जो हमारे पास रजिस्टर्ड है या नहीं है। आउटपुट की हमने वेरिएबल क्या बताया? क्यूरी के नाम से, और उसकी टाइप क्या है? बूलियन। और ये हमारे पास जो एक्सटर्नल क्लॉज है उसमें हमने क्या बताया कि हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन वाला सेट है उसको रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता, सिर्फ रीड किया जा सकता है। प्री कंडीशन हमने ट्रू बता दी, मीन्स अभी तक कोई प्री कंडीशन नहीं है। फिर हमारे पास पोस्ट कंडीशन है और पोस्ट कंडीशन में हमने क्या किया है? इक्विवेलेंस ऑपरेटर यूज किया है। और साथ हमने जो इधर इसके राइट साइड पर कंडीशन बताई है वो क्या बताई है? पेशेंट शुड बी मेंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कलेक्शन। अब इक्विवेलेंस ऑपरेटर हमें क्या बता रहा है कि ये जो हमारे पास क्यूरी का वेरिएबल है ये उस वक्त ट्रू होगा जब हमारे पास ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। और ये कंडीशन कब ट्रू होगी? जब हमारे पास पेशेंट इन के अंदर जो भी पेशेंट हमने एज आर्गुमेंट रिसीव किया है वो हमारे पास रजिस्ट्रेशन कलेक्शन के अंदर मौजूद होगा। जब पेशेंट इन जो है वो मेंबर होगा रजिस्ट्रेशन कलेक्शन का तो हमारे पास ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास क्यूरी का जो वेरिएबल है ये भी ट्रू होगा। मींस कि हमारे पास ये जो मेथड है
یہ کیا کرتا ہے، یہ ٹرو اس وقت ریٹرن کرتا ہے جب ہمارے پاس یہ جو پیشنٹ ان ہے یہ آلریڈی ہمارے پاس رجسٹر ہو یا اس کلیکشن کے اندر موجود ہو۔ جب یہ اس کلیکشن میں موجود نہیں ہوگا تو یہ کنڈیشن ہمارے پاس فالس ہوگی۔ جب یہ کنڈیشن فالس ہوگی تو ایکویلنس آپریٹر کی وجہ سے کیوری کا ویریبل جو ہے اس کی ویلیو بھی فالس ہوگی۔ تو پوسٹ کنڈیشن کے تھرو اب ہم نے یہ بتا دیا کہ جب یہ فنکشن ایگزیکیوٹ ہوگا تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے کہ جب ہمارے پاس یہ پیشنٹ رجسٹریشن کی کلیکشن میں ہو تو کیوری کا ویریبل ٹرو ہوگا، اور اگر وہ پیشنٹ رجسٹریشن کی کلیکشن کے اندر پہلے سے نہیں ہے تو کیوری کا ویریبل جو ہے یا دوسرے لفظوں میں جو آؤٹ پٹ ہے وہ فالس ہوگی۔ پھر ہمارے پاس میتھڈ ہے نمبر رجسٹرڈ کے نام سے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ میتھڈ کیا کرتا ہے، یہ ہمیں ریٹرن کرتا ہے ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس جو کہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں ایٹ اینی انسٹنس آف ٹائم۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے، ایک آؤٹ پٹ ویریبل بتایا اور اس کی ٹائپ کیا ہے، نیچرل نمبر۔ ایکسٹرنل کلوز کے تھرو ہم نے جو ہمارے پاس رجسٹریشن کا سیٹ ہے وہ بتا دیا، اور اس کی ایکسیس جو ہم نے بتائی ہے وہ کیا بتائی ہے، ریڈ کی ایکسیس بتائی ہے۔ پری کنڈیشن ہم نے ٹرو بتا دی، مطلب کہ ابھی کوئی پری کنڈیشن نہیں ہے۔ اور پوسٹ کنڈیشن میں ہم نے کیا بتا دیا، کارڈینلٹی آف آر ای جی سیٹ، جو یہاں پہ ہم نے یہ بتایا ہے کہ جو ہمارے پاس آر ای جی کے نام سے سیٹ ہے اس کی کارڈینلٹی مین کہ اس کے اندر ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹس ابھی کتنے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹس جو ہوں گے وہ کیا ہوں گے، ٹوٹل نمبر آف پیشنٹس ہوں گے، تو وہ ہمیں ریٹرن کر دیا جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ ان ٹاپکس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔